नमस्कार दोस्तों। आज की इस कक्षा में हम राजस्थान भूगोल के एक नए टॉपिक के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की जलवायु। और राजस्थान की जो जलवायु है ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज अपन प्रयास करेंगे इस राजस्थान की जलवायु को अच्छे से समझने का नक्शे के माध्यम से, और साथ ही साथ भारत और विश्व के मैप के साथ में भी उसको अपन लिंक करते हुए इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की जो जलवायु है। इस जलवायु के अंदर अपन कई बार देखते हैं कि मौसम क्या चीज़ होती है और जलवायु क्या होती है। कई बार आपको पूछ ले कोई मौसम और जलवायु के बीच में आप अंतर बताइए, तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। देखिए मौसम का मतलब है ये अल्प अवधि के लिए, ध्यान देना, अल्प अवधि के लिए। जबकि अपन बात करते हैं जलवायु की, तो जलवायु किसी क्षेत्र विशेष की एक लंबे समय तक इसकी क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है। और वैसे आपको याद रखना मौसम है वो अल्प अवधि के लिए किसी जो विभिन्न वायुमंडलीय जो दशाएं होती है, और विभिन्न वायुमंडलीय दशाओं का मतलब है जैसे तापमान की मैं बात करूं या वायु दाब की बात करूं या आर्द्रता की बात करूं, तो इन दो तीन जो वायुमंडलीय दशाएं हैं, इन दशाओं का जो औसत है, इस औसत अवस्था को ही अपन क्या बोलते हैं, मौसम बोलते हैं। तो थोड़ा सा इसका आपको ये आइडिया रखना है। और जलवायु मैंने बताया कि कोई भी मौसम होता है जो किसी क्षेत्र विशेष की एक लंबे समय तक क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, जलवायु। तो बिल्कुल सिंपल की वर्ड में इसको समझने का प्रयास किया मैंने। और मौसम आपको याद रखना अल्प अवधि के लिए है, और ये है जलवायु किसी लंबे समय के लिए किसी क्षेत्र विशेष की क्या बन जाती है, विशेषता बन जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, जलवायु। ठीक है, तो देखिए अब देखिए राजस्थान की जो जलवायु है इसको अपन थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, क्योंकि आगे अपन देखेंगे कि राजस्थान की जो जलवायु है इसको प्रभावित करने वाले जो कारक है उस कारकों की भी अपन बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं जैसे राजस्थान के अंदर जो अक्षांशीय स्थिति है उसको थोड़ा सा अपन समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ये राजस्थान का मैप आप अच्छे से देख रहे हो। इस राजस्थान के मैप के अंदर हम अक्षांशीय स्थिति को देखें राजस्थान की, क्योंकि हम राजस्थान का स्थिति और विस्तार अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो देखिए अक्षांशीय स्थिति के अंदर आपको पता है राजस्थान जो है वो 23.5 डिग्री, आपको याद रखना राजस्थान 23.5 डिग्री 23 डिग्री 03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित। तो अक्षांश विस्तार याद रखिए 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसी तरह से अपन बात करते हैं जैसे इसका जो देशांतरीय विस्तार है, तो उसमें भी आपको थोड़ा आइडिया रखना। तो देशांतरीय विस्तार कितना, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, और इसके अलावा आज इस कक्षा में हम बताऊं मैं आपको अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार, इसको अच्छे से समझने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। 2 वीडियो मैंने अपलोड किए, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का, तो उसको आप जरूर देख ले, एक बार पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा सा ग्लोब से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन बात करते हैं ये आपका 0 डिग्री है, और 0 डिग्री को अपन क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा। और 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है, ये क्या कहलाएगी, कर्क रेखा। और इसी तरह से 23.5 डिग्री आपका साउथ है, क्या कहलाएगी, मकर रेखा। और 67.5 डिग्री आपका जो नॉर्थ है वो आपका क्या कहलाएगी, सब आर्कटिक रेखा। और इसी तरह से 67.5 डिग्री आपका जो साउथ है वो क्या कहलाएगी, सब अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए मैं आपको केवल जो आपका बेल्ट है, कटिबंध है, उसका थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके बीच का जो आपका कटिबंध है इसको किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंध क्षेत्र। तो याद रखना इस एरिया को अपन क्या बोलेंगे, या बोलेंगे अपन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। आपको पता कई बार सूर्य कर्क रेखा पे सीधा चमकता है, कई बार भूमध्य रेखा पे चमकता है, कई बार किस पे चमकता है, मकर रेखा पे। जब आपका सूर्य 0 डिग्री पर सीधा चमकता है इसका मतलब दिन और रात बराबर होते हैं। कर्क रेखा पर सीधा चमकता है इसका मतलब आपके ऊपर दिन छोटे होते हैं और नीचे रातें बड़ी होती, और इधर लाओगे तो आप ऊपर दिन रातें बड़ी हो जाएगी, इधर दिन छोटे हो जाएंगे। इस आधार पे अपन थोड़ा सा ध्यान रखना है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ के मध्य का जो क्षेत्र, इसको किस नाम से जानते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो याद रखना महत्वपूर्ण है। फिर बात करते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ और 67.5 डिग्री नॉर्थ के मध्य, अपन इसको 2 आधारों पे इसको डिवाइड करते हैं। आपको पता है जैसे ही ऊपर जाएंगे तो आपका कौन सा कहलाएगा, उत्तरी ध्रुव, और जिसको अपन बोलेंगे शीत कटिबंध। ये पूरा का पूरा शीत कटिबंध है। तो कहने का मतलब शीत कटिबंध के सारे जो आधा वाला पार्ट है इसका, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध। याद रखना शीत के पास वाला
होगा शीतोष्ण कटिबंध, और यहाँ पे आपको क्या पता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, तो इसके पास वाला जो इलाका है उसको क्या बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। और वैसे वैसे आप इधर देख सकते हो, तो कहने का मतलब है यदि 60.5 डिग्री और आपके 23.5 डिग्री, इसको मैं आधा आधा कर दूं तो ऊपर वाला भाग जो शीत कटिबंध के सहारे है तो उसको अपन शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे, और जो आपके उष्ण कटिबंध के सहारे उसको क्या बोलेंगे उपोष्ण कटिबंध। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आपको पता है कर्क रेखा लगभग डूंगरपुर को टच करते हुए और बांसवाड़ा से लगभग गुजरती है। तो इसका मतलब सूर्य जब सीधा चमकता है यहाँ पे, तो राजस्थान का जो पूरा इलाका है वो आपका किस क्षेत्र के अंदर आता है, तो उसको अपन कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो ध्यान देना जब सूर्य यहाँ सीधा चमकता है इसका मतलब ये जो आपका डूंगरपुर बांसवाड़ा जो आपका दक्षिणी राजस्थान है इसको अपन किस क्षेत्र का भाग मानेंगे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, लेकिन जो बाकी वाला जो एरिया इसको अपन किस भाग में मानेंगे उपोष्ण कटिबंध। आप देख सकते हो चूंकि ये उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएंगे तो कौन सा आएगा आपका कटिबंध उपोष्ण कटिबंध। तो याद रखना है अधिकांश राजस्थान किसका भाग माना जाता है उपोष्ण कटिबंध का, और जो आपका दक्षिणी राजस्थान का जो है जहां से कर्क रेखा गुजरती है और सूर्य सीधा चमकता तो वो आपका किसका भाग है उष्ण कटिबंध का। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, ये चीज आप एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। तो बेसिक चीज है इसका याद रखिए। बाकी आप अक्षांशीय और देशांतरी जो विस्तार है इसको भी आप देख सकते हो, कहां से कहां तक विस्तार है तो आप माइनस करके देख सकते हो, और ये आपका पूर्वी देशांतर है तो कहां से कहां तक है इसका भी आप विस्तार देख सकते हो, यहाँ से भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, इसको अपन भारत के संदर्भ में देखें तो आपको पता है भारत की जो देशांतरीय रेखा है जिसको अपन मानक समय रेखा बोलते हैं तो वो आपके 82.5 डिग्री, याद रखना चूंकि आपको पता है 0 डिग्री जो रेखा इसके अपन 82.5 डिग्री पूर्व में पड़ते हैं। तो याद रखना हम 0 डिग्री से क्या है थोड़े से 5.5 घंटे अपना जो टाइम रहता है वो आगे रहता है। मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि 0 डिग्री के हम पूर्व में जाएंगे तो समय आपका क्या होगा प्लस होगा, और या अपन क्या करेंगे माइनस करें। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया रखना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इसको आप समझ, मैंने वैसे ही आपको समझाया, दो वीडियो डाल रखे उसको आप अच्छे से देखिएगा, आपको पूरा देशांतर या विस्तार और अक्षांशीय जो विस्तार है उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। और राजस्थान आपको याद रखना देशांतरी विस्तार पर हम देखें तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अंतर, ठीक है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। देखिए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे अक्षांशीय स्थिति। अभी मैंने समझाया चूंकि राजस्थान की जो अक्षांशीय स्थिति है चूंकि 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य राजस्थान स्थित है। तो ये अक्षांशीय स्थिति है, यह भी क्या करती है जलवायु को क्या करती है प्रभावित करती है। तो पहली स्थिति आपको याद रखना राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति। उसके बाद अपन बात करते हैं समुद्र तट से दूरी। आपको पता है समुद्र के निकट अपन देखते हैं तो वहां पे समकारी प्रभाव पाया जाता है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती जाती है तो जो आर्द्रता होती है मानसूनी जो हवाएं होती है उसमें जो आर्द्रता की जो मात्रा होगी उसमें क्या होगी विषमता बढ़ती जाएगी, और विषमता बढ़ेगी तो वो भी क्या करेगी जलवायु को क्या करेगी प्रभावित। जैसे हम राजस्थान के अंदर जो वर्षा की मात्रा देखेंगे या इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो वर्षा लाने वाला जो तंत्र है चाहे अरब सागरीय तंत्र हो चाहे बंगाल की खाड़ी वाला तंत्र हो उस आधार को भी अपन थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि राजस्थान बहुत ज़्यादा दूर पड़ता है और मानसूनी हवाएं आपको पता लंबी दूरी तय करके आती इसलिए उसमें आर्द्रता नहीं रहती इसलिए वर्षा कम होती है। तो कहने का मतलब है कि समुद्र तट से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो विषमता बढ़ेगी, और विषमता बढ़ेगी तो इसमें क्या होगी आपकी जो आर्द्रता होगी जो वर्षा जो आर्द्रता है वो क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी चीज़ जलवायु को क्या करती प्रभावित। उसके बाद में हम ऊंचाई की बात करें तो देखिए आपको एक चीज़ ध्यान रखना है जैसे जैसे आपको पता है जैसे मैं मान लूँ 165 मीटर की ऊंचाई पे जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होता है कम होता है। जैसे हम राजस्थान की बात करें तो माउंट आबू वाला जो इलाका बहुत ज़्यादा ठंडा है, वहाँ की जो जलवायु वो अलग है। इसके अलावा हम पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो वहाँ टेम्परेचर अलग है। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो आपको 165 मीटर तक जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से तापमान क्या होता जाएगा कम होता जाएगा। तो ऊंचाई भी क्या करती है जलवायु को प्रभावित करती है। इसके अलावा जो धरातलीय जो उच्चावच है जिसके अंदर अपन बात करते हैं पर्वत की, पठार की, मैदान की और मरुस्थल की, तो ये धरातलीय जो उच्चावच है कहीं न कहीं यह भी क्या करते हैं जलवायु को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो मानसूनी हवाएं हैं या चक्रवाती जो हवाएं हैं ये भी क्या करती है मानसून को। देखिए हम राजस्थान के अंदर जैसे अरब सागरीय तंत्र पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की बात करेंगे और पश्चिमी विक्षोभ, इन तीनों को अपन डिटेल में देखें। देखिए
अरब सागरीय जो तंत्र है, यहाँ से राजस्थान के अंदर जो वर्षा होती है, चूंकि अरब सागरीय जो हवाएं होती है, मानसूनी हवाएं होती है, वो राजस्थान के अंदर अरावली की समानांतर होने की वजह से हवाएं रुक नहीं पाती, अवरोध नहीं होता, इस वजह से हवाएं सीधी आगे चली जाती है, वर्षा कम होती है। और बंगाल की खाड़ी आपको पता है, ये हवाएं राजस्थान के अंदर घूम फिर करके आपको पता है कि जो आपका गंगा यमुना असम का इलाका पूरा का पूरा जो भारत का मतलब मध्यवर्ती भारत और जो आपका पूर्वी भारत है, वहाँ पे बरसते बरसते हवाएं आती है भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के अंदर आते आते हवाओं के अंदर जो नमी होती बहुत कम हो जाती, इस वजह से राजस्थान के अंदर क्या होती, वर्षा कम होती। तो ये भी जलवायु को कहीं न कहीं बंगाल की खाड़ी का तंत्र भी प्रभावित करता है। इसके अलावा आपको पता है कि भूमध्य सागर से उत्तर पश्चिमी जो हवाएं होती है, तो सर्दियों के अंदर भी क्या करती है, वर्षा होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। तो इसमें भी कुछ अनियमितताएं पाई जाती। इस वजह से आपको याद रखना है कि मानसूनी और जो चक्रवर्ती हवाएं होती है वो भी क्या करती है, जलवायु को प्रभावित करती। तो ये 4-5 आपके फैक्ट है, उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए, आराम से इसको आप लिख सकते हो। आपको पता होना चाहिए भाई ये चीज़ें क्या करती है, जलवायु को प्रभावित। उसके बाद में हम देखते हैं ऋतु है। अब देखिए ऋतुओं की बात करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। देखिए ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो उसमें आपको बता दूं, जैसे राजस्थान के अंदर अपन बात करें तो आपको पता है राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो सूर्य होता है वो कर्क रेखा के आसपास चमकता है, और राजस्थान के अंदर जो कर्क रेखा गुजरती है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। इसका मतलब आपको कोई पूछे कि राजस्थान के अंदर ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है वो कहाँ पे पड़ती है, बांसवाड़ा के अंदर, और सबसे ज्यादा जो तिरछी किरणें पड़ती है वो कहाँ पड़ती है, आपके गंगानगर में। ये थोड़ा सा आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता सूर्य जब ग्रीष्म ऋतु में यहाँ होता है तो इस स्थिति में सीधी किरणें यहाँ पड़ती है और तिरछी किरणें आपके यहाँ पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आपको पता है सूर्य की स्थिति होती है वो उत्तरायण होती है, और कर्क रेखा पर ही सूर्य सीधा चमकता है। और जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, ताप और वायु दाब का कॉन्सेप्ट, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी क्या होता है, एकदम एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। जैसे देख सकते हैं आप, ताप बढ़ेगा तो वायु दाब क्या होगा, कम होगा। ध्यान देना, चूंकि हम बात कर रहे हैं गर्मियों की, तो गर्मियों के अंदर आपको पता है जब सूर्य उत्तरायण होता है उस स्थिति के अंदर जब सूर्य सीधा चमकता है तो उत्तर भारत और आसपास का जो इलाका है वहां पे क्या होगा, आपके तापमान उच्च होगा। जब तापमान उच्च होगा तो वायु दाब क्या होगा, आपका निम्न होगा। इसी वजह से अपन कहते हैं, जो हमारे भारत के अंदर अपन बात करते हैं, जो उत्तर पश्चिमी जो आपका दक्षिण पश्चिमी जो मानसून है, तो मानसूनी जो हवाएं होती है वो राजस्थान के अंदर जब आती है, भारत में आती है, तो ये गर्मियों में इसलिए आती है क्योंकि उत्तर भारत के अंदर आपको पता है जब वायु दाब निम्न हो जाता है तो ये हवाएं उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर गति करती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आप ताप और वायु दाब को जरूर याद रखिएगा। फिर ग्रीष्म ऋतु के संदर्भ में कुछ 3-4 फैक्ट है, उसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। राजस्थान का आप बोले सबसे गर्म स्थान की बात करें तो कौन सा है, आपका फलोदी जोधपुर है, और सबसे गर्म जिला कौन सा है, चूरू है। और दैनिक तापांतर की मैं बात करूं सर्वाधिक तो वह कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। वार्षिक तापांतर कहाँ है, चूरू के अंदर। ये 3-4 फैक्ट है, आपको अच्छे से याद रखना है, पूछा जाता है कई बार सीधा प्रश्न। अब देखिए मैं बात कर रहा हूँ वर्षा ऋतु की, इसको ध्यान से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं वर्ल्ड की मैप के साथ इसको आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यहाँ से प्रश्न आपका यदि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो जब हम भारत के अंदर जलवायु को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पे हम अल नीना प्रभाव और ला नीना जो प्रभाव है उसकी भी बात करेंगे, तो उसको अपन देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए वर्षा ऋतु की अपन बात करें तो आप मैप में देख सकते हैं, इस विश्व के मैप में आप देख सकते हैं 23.5 डिग्री कर्क रेखा, 0 डिग्री भूमध्य रेखा और 23.5 डिग्री साउथ के अंदर आपकी मकर रेखा। इन तीनों रेखाओं को मैंने ड्रॉ किया है, आप ध्यान से समझना, क्योंकि भारत के संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में कर्क रेखा का बहुत महत्व है। आप देखिए अपन बात कर रहे हैं किसकी, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का मतलब है आपका लगभग जून लास्ट, राजस्थान की बात करूं तो जुलाई से लगा करके आपका सितंबर, मध्य सितंबर तक का जो समय है इसको अपन राजस्थान के अंदर वर्षा ऋतु में काउंट करते हैं। तो उस समय क्या होता है, सूर्य की जो स्थिति होती है वो उत्तरायण होती है, यानी सूर्य कर्क रेखा के ऊपर सीधा चमकता है। आप ध्यान से समझना इस चीज को, जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है उस स्थिति में क्या होता है कि जब यहाँ पे सीधा चमकने की वजह से तापमान बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो वायु दाब देखिए, यानी यहाँ सीधा चमकेगा तो तापमान ज्यादा, तो वायु दाब क्या हो जाएगा, कम। देखिए सीधा चमक रहा है, इसका मतलब यहाँ तापमान क्या होगा, उच्च होगा, और जब तापमान उच्च होगा
तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान और वायुदाब एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इस वजह से एक बढ़ेगा दूसरा क्या हो जाएगा, कम। तो देखिए जब सूर्य 23.5 डिग्री उत्तर में उत्तरायण पर सीधा चमकेगा कर्क रेखा पर, तो उस स्थिति में तापमान ज्यादा, और तापमान ज्यादा तो वायुदाब क्या हो जाएगा, कम। अब ध्यान से समझना, आपको पता है कि यहाँ पे एक देश है दक्षिणी अमेरिका के अंदर पेरू, और आपको पता है इस पेरू देश के आसपास एक ठंडी जलधारा चलती जिसको बोलते हैं पेरू जलधारा। क्या नाम बोलते हैं अपन उसको, पेरू जलधारा। अब देखिए ठंडी जलधारा की वजह से आपको पता है पेरू उस आसपास का जो तट होता है, ठंडी जलधारा की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और वायुदाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ध्यान देना, मैंने आपको तापमान और वायुदाब का कॉन्सेप्ट बताया, तो उस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका तापमान कम, और जब तापमान कम हो जाता है तो आपका वायुदाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जब वायुदाब बढ़ जाएगा तो आपको पता है मानसूनी जो हवाएं होती है वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर गति करती है। इस वजह से जो पेरू और उसका आसपास के इलाके से जो मानसूनी हवाएं होती है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर क्या करती है, गति। अब इसको अपन पूरा एक ग्लोब को मतलब देखेंगे तो आपको पता है इधर वाला एरिया और इधर वाला, आप पृथ्वी पूरी गोल है तो उस हिसाब से ये मानसूनी हवाएं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की ओर गति करती है, और गति करते करते आपको पता है हिंद महासागर की ओर बढ़ती है। और उस समय अपन बात करते हैं तो आपको पता है सूर्य 23.5 डिग्री पर सीधा चमक रहा है, तो उस पोजीशन में क्या होगा, जब यहाँ पे सूर्य सीधा चमक रहा है इसका मतलब यहाँ पे आपका तापमान ज्यादा है और वायुदाब यहाँ पे क्या होगा, अधिक होगा। और मकर रेखा और उसके आसपास का इलाका अपन देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता है इस स्थिति में यहाँ पे सूर्य बहुत दूर हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, तापमान आपका कम होगा। तो जब तापमान कम होगा तो वायुदाब ज़्यादा होगा, और यहाँ पे आपका वायुदाब ज़्यादा होने की वजह से मानसूनी हवाएं हैं वो अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर क्या करेगी, गति। तो यहाँ आपका हो जाएगा लो प्रेशर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका हाई प्रेशर। इस वजह से ये जो मानसूनी हवाएं हैं ये हिंद महासागर की ओर गति करती है, और यहाँ गति करते आपको पता कॉरियोलिस बल के प्रभाव में ये हवाएं वापस इधर मुड़ जाती है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, जब ये भारत में प्रवेश करती है तो इसको अपन बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। याद रखना कौन सा मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है ये मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद में पूरे भारत के अंदर क्या करती है, वर्षा करती है। तो ये थोड़ा सा मानसून का कॉन्सेप्ट है, ये मानसूनी हवाएं कैसे गति करती है, कैसे आती है, तो इसको थोड़ा समझना। तो इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझोगे तो फिर अपन इसको भारत में देखेंगे, फिर राजस्थान में इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे राजस्थान के अंदर जो आपका वर्षा की अपन दो तंत्र पढ़ेंगे, अरब सागरी और बंगाल की खाड़ी, तो तभी आपको पूरा समझ में आएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, इसको आप समझना पड़ेगा। सूर्य के साथ में आपको समझना है, जहां पे सूर्य सीधा चमकता है इसका मतलब तापमान ज्यादा वायुदाब कम, और जहां पे सूर्य सीधा नहीं चमकता इसका मतलब वहां पे तापमान कम होगा और वायुदाब उच्च होगा। जब वायुदाब उच्च होगा तो मानसूनी हवाएं क्या करती, अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर क्या करती, गति करती। एक अपन भारत के भूगोल के अंदर लाल नीला प्रभाव और अल नीला प्रभाव को देखेंगे। आपको पता हर 4 साल में कई बार क्या होता है कि मानसूनी हवाएं वापस उल्टा रिवर्स हो जाती है। कई बार क्या होता है जो पेरू का तट है यहाँ पे वायुदाब जो हमेशा उच्च रहता है वो 4 साल में यहाँ वायुदाब निम्न हो जाता है, चूंकि एक गर्म जलधारा का निर्माण होता है, इस वजह से यहाँ टेम्परेचर अधिक हो जाता है तो वायुदाब निम्न होता है। इस वजह से जो आपका ऑस्ट्रेलिया और हिंद महासागर के अंदर जो उच्च वायुदाब है वो हवाएं भारत की ओर ने गति करके वापस से किधर गति करने लग जाती, पेरू के तट पे। तो देखिए जिस समय भारत के अंदर अकाल पड़ता उस समय कहते हैं कि पेरू के तट पे बहुत ज्यादा अति मतलब बाढ़ जैसी स्थिति होती है, बाढ़ आ जाती है, ठीक, अतिवृष्टि होती है। और जिस समय भारत के अंदर अच्छी वर्षा होती है तो उस समय यहाँ पे पूरा सूखा रह जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हर 4 साल में देखा जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, अल नीनो प्रभाव। ठीक है, इसको अपन भारत के भूगोल के अंदर जो जलवायु पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको पूरा डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो एक बार आप हल्का सा इतना समझ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेरू का तट आप अच्छे से ध्यान रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब देखिए इसको अपन भारत के साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए मैंने इसको 2 अलग अलग आधार पर समझाया है। देखिए ये जो आपका दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है इसको अपन थोड़ा सा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में डिवाइड करके समझते हैं। देखिए एक शाखा तो आपको पता है कच्छ का रण है, आपका जो गुजरात वाला इलाका यहाँ से प्रवेश करती है, और यहाँ से प्रवेश करने के बाद में ये हवाएं आगे बढ़ती है उत्तर भारत की ओर। तो आपको पता राजस्थान के संदर्भ में अपन विशेष कर देखें तो आपको पता राजस्थान के अंदर अरावली आपको पता बीच में पड़ती है, और अरावली की वजह से आपको पता कुछ हवाएं सीधी चली जाती है, और जो आपका थार का मरुस्थल पश्चिमी दक्षिण पश्चिम जो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है ये क्या रह जाता है, सूखा रह जाता है, क्योंकि अवरोध नहीं होने की वजह हवाएं सीधी पार हो जाती है। और फिर अपन इसको देखें, एक शाखा आपको पता है जो आपका
पश्चिमी तट है, आप इसको देख सकते हो कि जो आपका ये जो पश्चिमी तट है इसको अपन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि इस पर्वतमाला की वजह से, देखिए राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर इसको अपन समझेंगे ढंग से, और समझेंगे तो इसको अपन देखेंगे दो आधारों पे। देखिए पहला तो मैंने आपको गुजरात वाला इलाका बता दिया, उसके बाद में हम इसको देखते हैं पश्चिमी तट को। अपन पश्चिमी तट की बात करें तो यहाँ पे आपको पता है यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला की वजह से आपको पता है जब ये मानसूनी हवाएं प्रवेश करती है और इस पश्चिमी तट से जब टकराती है, और ये आपका पश्चिमी तट जो मालाबार तट है इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब ये मानसूनी हवा यहाँ टकराती है और टकराने के बाद में आपको पता है जब ऊपर उठती है, ऊपर उठने के बाद में जब ये हवाएं ठंडी होकर के यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, आपको बोलते हैं कि इसी तट की पूर्वी जो आपका पश्चिम वाला तट है, ये पश्चिम वाला जो भाग है यहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इसके पूर्व की अपन बात करें तो यहाँ वर्षा बिल्कुल कम होती है। इसी वजह से यहाँ क्या बन जाता है, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ क्या बन जाएगा, वृष्टि छाया, ठीक है। और दूसरा आपको पता है कोरोमंडल जो तट है, ये आपका मालाबार तट है और ये कोरोमंडल तट है। अपन इस तट की बात करें तो कोरोमंडल तट एक ऐसा तट चूंकि यहाँ पे वृष्टि छाया, चूंकि आपको पता है वर्षा ऋतु के अंदर जो आपके मानसूनी हवाएं, यहाँ पे बारिश नहीं होती, पूरा का पूरा सूखा रह जाता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वृष्टि छाया क्षेत्र। लेकिन जब मानसून वापस लौटता है, अब मानसून वापस कैसे लौटेगा उसको भी मैं समझाऊंगा थोड़ा सा। देखिए कई बार क्या, अभी देखो सूर्य यहाँ मान लो यहाँ चमक रहा है, उत्तर भारत पे सीधा चमक रहा है, और जब मान लीजिए मध्य सितंबर के आसपास जब सूर्य दक्षिणायन हो जाता है, मकर रेखा पे सीधा चमकता, मान लो सूर्य यहाँ पे आ गया आपका, तो उस स्थिति में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी सूर्य जब यहाँ चमकेगा इसका मतलब यहाँ पे तापमान ज्यादा, तो यहाँ पे आपका तापमान ज्यादा होने की वजह से वायुदाब कम, और यहाँ पे आपका मतलब तापमान कम तो वायुदाब ज्यादा, और वायुदाब ज्यादा तो हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की ओर क्या करती है, गति करती है। और इस वजह से हवाएं वापस लौटती है, तो वापस लौटती उस समय हवाएं शुष्क होती है, उसमें आर्द्रता बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि आपको पता 2-3 महीने हवाएं जब पूरे भारत में बरसती है तो उसमें हवाओं के अंदर नमी नहीं रहती है, और नमी नहीं होने की वजह से आपको पता है जब ये हवाएं वापस लौटती है तो कुछ हवाएं आपको पता बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के जब आगे बढ़ती है तो कोरोमंडल के अंदर तमिलनाडु का जो इलाका है यहाँ पे आपको पता सर्दियों के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है, लौटता हुआ मानसून क्या करता है, वर्षा करता है। तो ये थोड़ा सा आपको वृष्टि छाया वाला ध्यान रखना। और इसी तरह से बंगाल की खाड़ी से हवाएं आती है तो ये इस तरह से कोरिलेस बल के प्रभाव में घूम करके बारिश करते हुए पूरे भारत के अंदर जाती है। और आपको पता है ये जो असम वाला जो क्षेत्र, मेघालय का जो क्षेत्र है, यहाँ पे गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ी है, ये आपके म्यांमार के अंदर जो अराकान योमा पर्वतमाला, तो यहाँ से हवाएं टकराती है और टकराने के बाद जब मुड़ती है और मुड़ने के बाद में आपको पता है ये जो कीपाकार पहाड़ियाँ हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। और मेघालय का जो मानसीवराम क्षेत्र है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, और फिर हिमालय से टकराने के बाद में मुड़ती है, और मुड़ते हुए आपको पता है ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान, यमुना का मैदान बरसते 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 राजस्थान पहुँचती है। तो उसमें थोड़ी सी नमी की मात्रा क्या हो जाती, कम होती। इस वजह से राजस्थान के अंदर जो आपका पूर्व का और दक्षिणी पूर्व जो पठारी प्रदेश है यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होती है। और चूंकि आपको पता है आगे आपका अरावली से अवरोध आ जाता है, इस अवरोध की वजह से इस इलाके के अंदर वर्षा ज़्यादा होती और पश्चिम के अंदर क्या बन जाता, वृष्टि छाया क्षेत्र बन जाता। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इंडिया वाला भी आप आइडिया रखना, क्योंकि हम राजस्थान को पढ़ेंगे विशेषकर, भारत का भूगोल पढ़ेंगे उस समय भी आपको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के अंदर आपको याद रखना है अरब सागरीय तंत्र की बात करें। सबसे पहले अरब सागरीय जो मानसून है ये मैक्सिमम एरिया पे आपको याद रखना है, इसका एरिया क्या है, मैक्सिमम। आपको पूछे कि भाई राजस्थान के अंदर जो वर्षा का जो क्षेत्रफल है वो सबसे ज्यादा अरब सागरीय तंत्र का है, ठीक है। अब इसकी दो शाखा, पहली शाखा और दूसरी शाखा। पहली शाखा आपको पता है गंगधार झालावाड़ से प्रवेश करती है, यहाँ से देखिए ये जो आपका झालावाड़ का इलाका है यहाँ से प्रवेश करती है, और यहाँ इस इलाके के अंदर क्या होती है, वर्षा होती। तो याद रखना इसका कुछ पार्ट यहाँ बरसता है, और उसके बाद में एक शाखा आपको याद रखना, दूसरी शाखा कच्छ किरण से प्रवेश करती है, और कच्छ किरण से प्रवेश करने के बाद में ये आपको याद रखना इस अरावली के समानांतर ये जो ये जो आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर थोड़ी बहुत बरसती है। चूंकि अवरोध नहीं होने की वजह से ये हवाएं सीधी आगे बढ़ जाती है उत्तर भारत की ओर, हिमालय की ओर। इस वजह से ये जो क्षेत्र है, ये जो अरावली के बिल्कुल पास वाला, यहाँ पे क्या बन जाता है, वृष्टि छाया बन जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना इसका। अरब सागरीय मानसून की दो शाखा, पहली शाखा गंगधार झालावाड़ से प्रवेश करती है, और ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी और ये आपका पूर्व का मैदान, यहाँ पे थोड़ा बहुत ये वर्षा होती है। और इसके अलावा दूसरी शाखा कच्छ किरण से राजस्थान में प्रवेश करती है, लेकिन अरावली के समांतर होने की वजह से इस शाखा से राजस्थान के अंदर बहुत कम वर्षा होती है, ठीक है। दूसरी बात करें बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी
के अंदर आपको याद रखना है कि ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्व का मैदान, यहाँ पे वर्षा होती है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। और यहाँ पे जो वर्षा होती है सर्वाधिक, आपको देखिए राजस्थान के अंदर दोनों शाखाओं से पूछा जाए कि भाई सर्वाधिक वर्षा कौन सी शाखा से होती है, तो बंगाल की खाड़ी से। सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पूछे तो आपको याद रखना है अरब सागरीय तंत्र, ठीक है। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और जो पूर्व का मैदान है, क्योंकि आपको पता है हवाएं जब आती है तो गंगा का मैदान, यमुना का मैदान बहुत लंबी दूरी तय करके आती है, इसलिए उसमें बहुत कम नमी होती है, आर्द्रता कम होती है। और आर्द्रता कम होने की वजह से यहाँ जो आपको पता अरावली के अवरोध की वजह से जो ये इलाका है यहाँ पे काफी अच्छी बारिश होती है। औसतन अपन मान के चले 100 सेंटीमीटर के आसपास ये जो आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, पूर्व का मैदान है, तो एक इसका कारण क्या है, अरावली है, याद रखना। और इस अरावली की वजह से इधर आपका क्या बन जाता है, वृष्टि सहायक क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो याद रखना झालावाड़ है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछा जाए तो कौन सा है, माउंट आबू है। और सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछे तो कौन सा हो जाएगा आपका, फलोदी। और सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। और वाष्पन दर या वाष्प उत्सर्जन की दर पूछा जाए तो आपको पता है वो सबसे ज्यादा कहाँ है, जैसलमेर। तो ये कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, आप इसको थोड़ा आइडिया रखिए। और उसके बाद में आपको पता है कई बार राजस्थान के अंदर आपको इन चीज का भी याद रखना है। राजस्थान के अंदर जो आपको पता है कई बार जो पश्चिमी विक्षोभ है, इसकी भी अपन थोड़ी सी बात करें। पश्चिमी विक्षोभ तो इसको अपन थोड़ा सा समझते हैं। देखिए पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उत्पन्न होता, तो ये आपका है भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर से जो उत्तर पश्चिमी जो हवाएं होती, मानसूनी हवाएं, इसको आपको क्या बोलते हैं, इसको अपन पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं। और ये आपको पता उत्तर भारत के अंदर काफी अच्छी वर्षा होती सर्दियों के अंदर। और उस स्थिति में इसको अपन क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं। जो रबी की फसलें होती है उसके लिए एक गोल्डन ड्रॉप्स का काम करती है पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना। उत्तर पश्चिमी जो हवाएं हैं भूमध्य सागर से उड़ती है। और भूमध्य सागर के बाद में आपको पता है ये आपके यहाँ पे ईरान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए, पाकिस्तान होते हुए जो उत्तर भारत का जो इलाका है यहाँ पे वर्षा करती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, मावट बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए कुछ और अपन चीजें देखते हैं। शीत ऋतु की अपन बात कर रहे थे, और शीत ऋतु में विशेषकर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पश्चिमी विक्षोभ का अच्छे से ध्यान रखना। बाकी शीत ऋतु की जो अवधि होती है तो आप याद कर सकते हो मध्य नवंबर से लगा करके लगभग फरवरी मार्च तक अपन मान सकते हैं, ठीक है। मध्य मार्च तक अपन मान सकते हैं इसको, ठीक है। और इसके अलावा आपको पता है राजस्थान के अंदर अपन बात करें सबसे ठंडे स्थान की, तो सबसे ठंडा स्थान आपका माउंट आबू है। और सबसे ठंडा स्थान और सबसे ठंडा जिला आप देखिए, आपको पता मैंने बताया कि सबसे गर्म जिला है वो चूरू है। और एक फिजिक्स का सिद्धांत है, आपको पता जो वस्तु जितनी ज्यादा ठंडी होती है या जितनी ज्यादा गर्म होती है उतनी ज्यादा ठंडी होती है। तो इस वजह से सबसे ठंडा जो जिला है वो कौन सा है, आपका चूरू है। ये आपको याद रखना, ठीक है। चूंकि सर्दियों के अंदर सूर्य सीधा कहाँ चमकता है, मकर रेखा पे। इस वजह से जो आपका उत्तर भारत और भारत के अंदर जो स्थिति होती है यहाँ पे क्या होता है, सर्दी और यहाँ पे गर्मी होती है। इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर होता है या लो प्रेशर होता है। उस स्थिति के अंदर जो हवाएं होती, मानसूनी हवाएं होती, वापस लौटती है। और जब वापस लौटती है उस स्थिति के अंदर हवाएं शुष्क होती है, आर्द्रता होती नहीं, नमी होती नहीं। इस वजह से भारत के अंदर केवल और केवल आपको कोरोमंडल तट का ध्यान रखना है। और कोरोमंडल जो तट है वहां से कुछ बंगाल की खाड़ी से हवाएं नमी लेकर के भारत के अंदर क्या करती है, वर्षा करती है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको थोड़ा सा इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाकर के पूरा चैप्टर आपको बढ़िया तरीके से क्या आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने प्रयास किया पूरा का पूरा इसको समझाने का, तो इसको आपको थोड़ा सा समझिए ताकि आगे अपन जब कोपेन का वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए कोपेन का वर्गीकरण हम भारत में भी पढ़ेंगे, राजस्थान के अंदर इसको पढ़ेंगे। तो कोपेन का वर्गीकरण में आपको पूरे भारत में इसको अच्छे से समझाऊंगा कि पूरे भारत के अंदर जो कोपेन के वर्गीकरण में कौन कौन से क्षेत्र बनते हैं, तो उसको अपन अच्छे से देखेंगे। एग्जाम के अंदर कोपेन का वर्गीकरण आजकल पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर त्रिवार्ता का भी वर्गीकरण पढ़ेंगे, कोपेन का पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जब तक आपको इसका बेसिक समझ में नहीं आएगा तब तक चीजें आप रट नहीं सकते। देखिए लिखना कुछ नहीं, केवल नक्शे से आपको चीज दिमाग में बिठाने की, मानसून ये हवाएं किस तरह से गति करती है, सूर्य की स्थिति के साथ में किस तरह से बदलता है, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो अगली क्लास के अंदर हम राजस्थान के अंदर कोपेन का जो वर्गीकरण उसको अपन डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।